क्या आपको पता है कि पेप्सी का नाम पहले पेप्सी कोला था और ये नाम कोको कोला का सफलता की नकल करने की उम्मीद से रखा गया था। शुरुआती दौर में पेप्सी 3 बार बैंकरप्ट हुआ था और उस समय कोको कोला के पास कंपनी को खरीदने का मौका था, लेकिन उसने इस ऑफर को टुकरा दिया। पेप्सी एक समय इनडायरेक्टली दुनिया का 6 सबसे बड़ा नेवल फ्लीट का ओनर भी था, जब उन्होंने रशिया से 17 सबमरीन्स, 3 वॉरशिप्स, फ्रिगेट, क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर खरीदा था। और इतना ही नहीं, लेकिन पेप्सी का प्रमोशनल कैंपेन्स ने फिलीपाइंस में पूरा देश को इफेक्ट किया था, जहां दंगे, तोड़फोड़ और 5 लोगों का मौत भी हुआ था। लेकिन आज के दिन पेप्सी के पास 23 से भी ज्यादा ब्रांड है और इन ब्रांड्स ने मिलकर 2022 में $86.39 बिलियन का बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया था। तो आइए पेप्सी का लेसर नोन हिस्ट्री और इसका जर्नी के बारे में नजर डालते हैं। हमारा यात्रा 19वीं सदी के अंत में कालेब डी ब्रैडम नाम के एक व्यक्ति के साथ शुरू होता है, जिनका जन्म 27 मई 1867 को चिनक्वापिन, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन में दाखिला लिया, लेकिन जब उनके पिता का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए पब्लिक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया। फिर वो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में लौट आया, लेकिन इस बार फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने न्यू बर्न्स में ब्रैडम फार्मेसी खोला, जिसे ब्रैडम ड्रग्स कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। उस समय के अन्य फार्मेसी की तरह उनके फार्मेसी में भी एक सोडा फाउंटेन था, जहां वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचता था, जिसमें खुद का फॉर्मुलेट किया हुआ ड्रिंक्स भी होता था, जिसमें से कैरामेल, लेमन ऑयल्स, कोला नट्स, नटमेग से फॉर्मुलेट किया गया ड्रिंक ब्रैड ड्रिंक्स के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ। बढ़ती ड्रिंक्स का पॉपुलैरिटी के साथ उन्होंने कोको कोला की सफलता की नकल करने की उम्मीद में 28 अगस्त 1898 को इस ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला रखा गया। जैसे जैसे सेल्स बढ़ता गया, ब्रैडम ने 1902 में अपनी फार्मेसी के पिछले कमरे में पेप्सी कोला कंपनी का स्थापना की और ट्रेडमार्क के लिए पेटेंट ऑफिस में अप्लाई किया और पेटेंट 16 जून 1903 को प्रदान किया गया। बिजनेस बढ़ाने के लिए पेप्सी कोला की पहला न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट न्यू बर्न्स वीकली जर्नल में 1902 में छापा गया। ब्रैडम की सेल्स स्ट्रेटेजी का टैगलाइन था एक्सिलरेटिंग, इनविगोरेटिंग, एज डाइजेशन। 1904 में ब्रैडम ने पेप्सी को 6 आउंस का बोतल में बेचना शुरू किया और उस साल उन्होंने 19,848 गैलन पेप्सी कोला बेचा। जैसे जैसे सेल्स बढ़ते गया, ब्रैडम ने 1905 में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स को बॉटलिंग फ्रेंचाइजी देने लगा और 1907 तक फ्रेंचाइजी का संख्या बढ़कर 40 हो गया। ब्रैडम ने एडवर्टाइजमेंट में उस समय का फेमस कार रेसर बार्नी ओल्डफील्ड को पेप्सी कोला एंडोर्स करने के लिए हायर किया और पेप्सी का स्लोगन था ड्रिंक पेप्सी कोला, इट विल सेटिस्फाई यू। 1910 तक पेप्सी कोला का फ्रेंचाइजी 24 स्टेट्स में था और वो सालाना 100,000 गैलन से अधिक पेप्सी कोला का बिक्री कर रहा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 इकोनॉमिक चैलेंजेस लेकर आया, क्योंकि चीनी का रेशनिंग ने उत्पादन को प्रभावित किया और चीनी का कीमत 3 सेंट से बढ़कर 28 सेंट प्रति पाउंड हो गया और ब्रैडम ने इस हाई प्राइस में बड़ी मात्रा में चीनी खरीदा। लेकिन कुछ समय बाद ही चीनी के प्राइस में बहुत गिरावट आया और ये एक मेन रीजन था कंपनी बैंकरप्ट होने का। और 31 मई 1923 में पेप्सी कोला ऑफिशियली बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया और कंपनी को क्रेवन होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन को $30,000 में बेच दिया। उसके बाद ब्रैडम अपने फार्मेसी चलाने के लिए लौटा और 11 ईयर्स बाद 66 ईयर्स की उम्र में 19 फरवरी 1934 में उनका मृत्यु हो गया। फिर क्रेवन होल्डिंग कॉर्पोरेशन ने कंपनी को रॉय सी मैकररेल को बेच दिया। कंपनी लॉस में चल रहा था और रॉय खुद का पैसे से कंपनी को सालाना होने वाला घाटे को पूरा कर रहा था, लेकिन उनका बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद कंपनी को दूसरे बार 1931 में बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ा। फिर पेप्सी कोला कंपनी को 8 जून 1931 में लॉफ्टिंग का प्रेसिडेंट चार्ल्स गट ने खरीद लिया। ये ग्रेट डिप्रेशन का समय था, जब दुनिया का बहुत सारा देशों इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और चार्ल्स ने उसी दौरान 6 आउंस के बजाय 12 आउंस के बोतल में उसी कीमत पर पेप्सी कोला बेचने लगा। आर्थिक संकट के समय ये अभियान पेप्सी का स्थिति को बढ़ाने में सफल रहा और 1936 से 1938 तक पेप्सी कंपनी का मुनाफा 2 गुना हो गया। ये पेप्सी कोला कंपनी का टर्निंग पॉइंट था और ऐसा कहा जाता है कि चार्ल्स गट न होता तो पेप्सी कोला कंपनी आज का दिन नहीं होता। चार्ल्स गट के बाद 1938 में वॉल्टर एस मैक को पेप्सी कोला का नया प्रेसिडेंट चुना गया। मैक का मानना था कि एडवर्टाइजिंग सॉफ्ट ड्रिंक मार्केटिंग का कॉर्नरस्टोन हो सकता है और पेप्सी के प्राइसिंग एडवांटेज को बढ़ावा देने के लिए टॉयस एज मच फॉर अ निकल लाइन के साथ एक कॉमिक स्ट्रिप पेप्सी एंड पीट पेश की गई। इस लाइन का मतलब था वही प्राइस में 2 गुना। फिर 1940 में पेप्सी कोला कंपनी ने इतिहास रचा, जब पहले एडवर्टाइजमेंट जिंगल राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो पर प्रसारित किया गया। जिंगल निकल निकल था, जिसमें पेप्सी की कीमत और उस कीमत की मात्रा का उल्लेख था। निकल निकल एक हिट रिकॉर्ड बन गया और 55 भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया। वॉल्टर ने देखा कि उस समय का कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट में अफ्रीकन अमेरिकन को नजरअंदाज कर देता था या एक एथनिक स्टेरियोटाइप में पोर्ट्रे करता था
और उसको एहसास हुआ कि अफ्रीकन अमेरिकन एक अनटैप नीच मार्केट है और उन्होंने पेप्सी एडवर्टीजमेंट को सीधा उन पर टारगेट किया। एडवर्टीजमेंट में उन्होंने ब्लैक अमेरिकन को पॉजिटिव लाइट में पोर्ट्रेट करना शुरू किया, जिसके कारण से पेप्सी का मार्केट शेयर ब्लैक कम्युनिटी में बहुत बढ़ गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और इस बार वो रेडी था और बिजनेस में बने रहने के लिए एक क्लेवर प्लान लेकर आया। पेप्सी ने अपने देशभक्ति दिखाने के लिए अपने ब्रांड का रंग अमेरिकन फ्लैग का रंग जैसा लाल, सफेद और नीला करने का निर्णय लिया। उन्होंने योर मैन इन सर्विस नाम का एक अभियान शुरू किया, जहां पेप्सी ने पूरा अमेरिका में रिकॉर्डिंग बूथ स्थापित किया और ट्रैवलिंग रिकॉर्डिंग बूथ भी मिलिट्री कैंप में भेजा, जहां लाखों सैनिकों ऑडियो लेटर्स रिकॉर्ड करके फैमिली को भेज सकता था। ऐसा करने के कारण पेप्सी कोला ने ढेर सारा गुडविल अपने और लोगों से जनरेट किया। वॉल्टर एस मैक के बाद 1950 में पेप्सी ने अल्फ्रेड स्टील नाम के एक व्यक्ति को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया। अल्फ्रेड को इस फील्ड का बहुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो कोका कोला कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुका था। उनके नेतृत्व में कंपनी ने बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट कैंपेन और सेल प्रमोशन शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1950 के दशक के दौरान नेट अर्निंग में 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ, जिसके तहत पेप्सी कोला कोका कोला का प्राइमरी कंपटीटर बन गया। स्टील को पुराना स्लोगन निकल के लिए 2 गुना बदलने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उनको मानना था कि यह कंपनी के इमेज के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसे पेप्सी कोला को गरीबी के कोका कोला के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। अल्फ्रेड ने डेवलपिंग कंट्रीज में पेप्सी को इंट्रोड्यूस किया और 1958 में पेप्सी का आइकॉनिक स्विल बॉटल को इंट्रोड्यूस किया गया। पेप्सी ब्रांड को वर्तमान स्वरूप में आकार देने में अल्फ्रेड स्टील का योगदान महत्वपूर्ण था। अनफॉर्चुनेटली 1959 में दिल का दौरा पड़ने से उनका मृत्यु हो गया। साल 1962 में पेप्सी कोला नाम से कोला हटा दिया गया। अल्फ्रेड स्टील के बाद डोनाल्ड कैंडल को सीईओ नियुक्त किया गया। वो पेप्सी कोला कंपनी का कर्मचारी था, जो नीचे सेल्स रैंक से प्रमोट होकर ऊपर आया था। उस समय पूरा यूरोप में सोडा की बिक्री में कोका कोला का दबदबा था और कैंडल ने समझा कि पेप्सी का मार्केट बढ़ाने का सबसे सरल तरीका था नया देशों में पेप्सी को इंट्रोड्यूस करना, जहां कोका कोला का मार्केट नहीं था। इसीलिए कैंडल ने अनटच्ड मार्केट की तलाश की, जहां उन्होंने पेप्सी को इंट्रोड्यूस की और 6 वर्ष के अंदर उन्होंने कंपनी का अंतरराष्ट्रीय पहुंच को 60 देशों से बढ़ाकर 120 देशों तक कर दी। कैंडल का सबसे बड़ा सक्सेस था सोवियत यूनियन रशिया में पेप्सी इंट्रोड्यूस करना। पेप्सी सोवियत यूनियन में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहा था और वर्षों के प्रयास के बाद उन्हें मौका मिला, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने सोवियत यूनियन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव एलेक्सी कोसिगिन के साथ पीस टॉक शुरू की, जिसके कारण एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन हुआ। कैंडल सिक्योरिटी से छिपाकर पेप्सी कैन के आकार का एक ट्रांजिस्टर रेडियो ले जाने में कामयाब रहा और उसने कोसागिन को वो गिफ्ट किया और ये कैंडल के लिए कोसागिन के साथ बात शुरू करने का जरिया बना, जिसके बदौलत पेप्सी को सोवियत यूनियन रशिया में लाने का परमिशन मिल गया। लेकिन एक बड़ी समस्या था, क्योंकि कोल्ड वॉर के कारण सोवियत का करेंसी सोवियत संघ के बाहर बेकार था। इसीलिए दोनों पक्षों ने बार्टर एग्रीमेंट को डिसाइड किया, जहां सोवियत यूनियन ने पेप्सी के लिए वोडका से सौदा किया और 1974 में रशिया में पहले पेप्सी प्लांट खोला गया। अगले 2 दशकों तक ये बार्टर सिस्टम जारी रहा। रशियन वोडका अमेरिका में लोकप्रिय था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो अमेरिकी कंज्यूमर्स ने इसका बॉयकॉट कर दिया। इसलिए 1989 में पेप्सी और सोवियत यूनियन ने एक उल्लेखनीय समझौता पर हस्ताक्षर किया। पेप्सी को इस डील से 17 ओल्ड सबमरीन्स, 3 वॉरशिप्स, फ्रिगेट, क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर मिला, जिसे कंपनी ने स्क्रैप के लिए बेच दिया। पेप्सी ने नए सोवियत ऑयल टैंकर भी खरीदा और उन्हें नॉर्वे का एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इसे लीज पर दिया या बेच दिया। लेकिन ये 1990 के $3 बिलियन के सौदा के तुलना में कुछ भी नहीं था। ये किसी अमेरिकन कंपनी और सोवियत यूनियन के बीच अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डील था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन का पतन होने पर यह डील पूरा नहीं हुआ। लेकिन रशिया अभी भी अमेरिका के बाहर पेप्सी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन 2022 में यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद सब कुछ बदल गया और पेप्सी ने रशिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया। 1965 में पेप्सी कोला फ्रिटोले से मर्ज हो गया, जिससे पेप्सी को का निर्माण हुआ। इसके बाद पेप्सी को ने पिज़्ज़ा हट, टैको बेल, KFC और 7 अप को एक्वायर किया। लेकिन पिज़्ज़ा हट, टैको बेल और KFC का रेस्टोरेंट चेन को 1997 में पेप्सिको से सेपरेट करके एक अलग कंपनी बनाई गई। 1998 में ट्रोपिकाना और डोल को एक्वायर किया गया और 2001 में क्रैकर ओट्स से मर्ज करके एक नई डिवीजन क्रैकर फूड्स एंड बेवरेजेस बनाया गया। इस मर्जर के साथ पेप्सिको के पास पेप्सी, फ्रिटोले, लिप्टन, ट्रोपिकाना, गेटोरेड, क्रैकर ओट्स और रोल गोल्ड जैसा ब्रांड शामिल था। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए पेप्सिको ने रशिया पर ध्यान केंद्रित किया और 2008 में लेबेडियानस्काई और 2011 में विम बिल डैन फूड्स को एक्वायर करके पेप्सिको रशिया के टॉप फूड बेवरेज कंपनी बन गई। पेप्सी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहा है लेकिन कई बार ऐसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से विवादों के कारण उन्हें समस्या भी हुआ है।
ऐसा सबसे बड़ा कांड हुआ था 1992 में फिलीपाइंस में, जब पेप्सी ने पेप्सी नंबर फीवर मार्केटिंग प्रमोशन किया था। इसमें बोतल के ढक्कन के नीचे नंबर प्रिंट किया गया था और विनिंग नंबर को रेडियो और इवनिंग न्यूज में घोषित किया जाता था। हर कोई अपनी किस्मत आजमा रहा था और पेप्सी हर किसी का फेवरेट ड्रिंक बन गया। जैकपॉट 1 मिलियन का था और नंबर 349 विनिंग नंबर घोषित की गई, लेकिन दुर्भाग्य से हजारों लोगों के पास ये नंबर था। ये नंबर सिर्फ 2 बोतल के ढक्कन में प्रिंट होना था, लेकिन कुछ गलती के कारण 800,000 ढक्कन में 349 नंबर प्रिंट हो गया और ढेर सारे लोगों कैश प्राइस क्लेम करने के लिए पहुंच गया। इसके कारण बहुत तोड़फोड़ हुआ और 5 लोगों का मौत भी हुआ और पेप्सी को ये मामला सेटल करने के लिए $8.9 मिलियन का भुगतान करना पड़ा। विवादों, असफलता और एवर एवॉल्विंग मार्केट लैंडस्केप के बावजूद भी पेप्सी को आज दुनिया के सबसे बड़ी सोडा कंपनी है, जो टेस्टामेंट है पेप्सी का एंड्यूरिंग लेगेसी और रिमार्केबल जर्नी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक बिजनेस और हिस्ट्री की दुनिया के वीडियो के लिए उत्सुक रहे।